अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों की। राष्ट्रपति को अन्य भत्तों व सुविधाओं के अतिरिक्त 1,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। राष्ट्रपति बिना किराए दिए सरकारी निवास स्थान का उपयोग कर सकता है। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात पूर्व राष्ट्रपति को 75,000 रुपये प्रति माह है वेतन का 50% पेंशन दी जाती है। ये डाटा पुराने हैं, मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए। नए डाटा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। राष्ट्रपति काल में और उसके बाद अवकाश ग्रहण करने पर उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती है। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनकी पत्नी को सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि तथा सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होता है। मतलब ये देखिए, इसमें राष्ट्रपति जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी को वो आधी पेंशन की हकदार होती है और सरकारी मकान उनकी पत्नी को भी पूरे जीवन भर मिलता है। एक डिग्निटी, एक उच्चतम पद है, तो इसका हमने पूरा डेकोरम रखा है। उन्मुक्तियां, अपने कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। अपने पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक वह अपने पद पर आसीन है, न्यायालय में उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही 2 माह का नोटिस देकर ही की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति महोदय जब तक अपने पद पर है, उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में वाद नहीं दायर किया जा सकता। और वो जो भी कार्य कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की हैसियत से कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है। महाभियोग की प्रक्रिया, ये बड़ा टेक्निकल इशू है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है कि संविधान का उल्लंघन करने अथवा उसकी धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कार्यमुक्त किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग लगाने वाले सदन की समस्त सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस प्रकार का संकल्प प्रस्तावित करने के पूर्व 14 दिन की स्पष्ट लिखित सूचना देना अनिवार्य है। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। जब एक सदन प्रस्ताव पारित कर देगा तो उसे दूसरे सदन में विचारार्थ भेजा जाएगा। यह सदन महाभियोग के कारणों की जांच करेगा। इस स्तर पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह स्वयं उपस्थित होकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें तथा जांच के दौरान अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें। यदि सदन 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना स्थान रिक्त करना पड़ेगा। ये देखिए, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट की बात करता है। और इम्पीचमेंट के लिए जिस सदन में ये प्रस्तुत किया जाएगा उस सदन के 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। अभी दूसरे सदन के द्वारा सुना जाएगा, ये वहां भी ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और इस दौरान राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के सफाई दे सकता है या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है कोई। और अगर ये महाभियोग पारित हो गया तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है उसके पास। तभी तो कहते हैं हिंदुस्तान के अंतर्गत सबसे बड़ा कानून है। यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, राष्ट्रपति भी कानून से बंधा हुआ है। तो कुछ नादान नेता जो कहते हैं कि मैं ही हूं सबसे बड़ा, जैसे फ्रांस का लुई 14वां कहता था, निरंकुश था, कि आई एम इज द स्टेट एंड माई ऑर्डर इज द लॉ। मैं ही राज्य हूँ, मेरा आदेश ही, मेरी आज्ञा ही कानून है। वो निरंकुश थे, खत्म हो गई। निरंकुश था, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कानून से बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्रपति भी अगर गलती करेगा तो उसे महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति का महाभियोग है। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की।
राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा संपादित होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य की मत संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की गई है। किसी राज्य विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित इस भागफल में हो, जो राज्य की जनसंख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की संपूर्ण संख्या में भाग देने पर आए। मतलब देखिए, इसको थोड़ा सा डिफाइन करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए नहीं, एक्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको। राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है, तो सबसे पहले ऊपर रखेंगे अपन 7 करोड़। फिर राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 200, नीचे रखेंगे 200, तो 7 करोड़ में 200 का भाग देंगे। फिर जो भागफल आएगा उसमें 1000 का भाग देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी वो अपने एक विधायक की मत मूल्य आएगा, एक विधायक का मत मूल्य माना जाएगा। इस प्रकार जब समस्त राज्यों के मतों की संख्या प्राप्त हो जाए तो उन सब के योग को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संसद के प्रत्येक सदस्य की मत संख्या होगी। अपूर्ण संख्या जो आधे से अधिक है 1 मानी जाएगी, उसमें उससे कम छोड़ दी जाएगी। 0.5 या इससे ऊपर की जो संख्या होगी उसको 1 में राउंड अप कर लिया जाएगा और 0.3 या 0.4 होगी उसको छोड़ दिया जाएगा। अब अपने पास है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने कर लिया, तो अपने पास 2-3 प्रश्न उभर करके आते हैं कि साहब राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों किया आपने। हालांकि अप्रत्यक्ष तो इसलिए किया कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको एक संवैधानिक प्रमुख चुनना है, नाम मात्र का प्रधान चुनना है आपको, वास्तविक प्रधान नहीं चुनना। तो नाम मात्र के प्रधान को आप ऊपर के ऊपर चुन लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तविक जनता के द्वारा चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे काम तो करना नहीं है, कोई विवेकाधिकार तो उसको है नहीं। लेकिन फिर भी इनके उत्तर देख, जैसे कि हमारे जो जहन में प्रश्न आया उसके उत्तर अपन ढूंढने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के निम्नलिखित कारण हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता तो लगभग 20 करोड़ वर्तमान में लगभग 65 से 70 करोड़ के लगभग वोट होंगे। 135 करोड़ पूरी जनसंख्या है, तो वोटर होंगे 65 से 70 करोड़ लगभग। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है तथा वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल के हाथ में है। अतः इस शासन व्यवस्था में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाती है। के संथानम साहब ने अपने शब्दों में कहा, राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाना है तो फिर उसको प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसलिए सम्मिलित किया जाता है ताकि राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकें। पंडित नेहरू के शब्दों में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप से राष्ट्रीय चुनाव का स्वरूप प्राप्त हो सके। प्रोफेसर पायली साहब कहते हैं कि संसद सदस्यों के साथ राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित करने का उद्देश्य राजनीतिक संतुलन बनाए रखना था। राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में यदि केवल संसद के दोनों सदन ही भाग लेते तो बहुसंख्यक दल अपने प्रत्याशी का सरलता से निर्वाचन करवा सकता है, किंतु राज्य विधानसभाओं के इस निर्वाचन में भाग लेने से यह स्थिति बदल जाती है। संभव है संसद में जो बहुसंख्यक दल है उसे अधिकांश राज्यों में बहुमत प्राप्त न हुआ हो।
ऐसी परिस्थिति में संसद में बहुमत रखने वाला दल राज्यों की विधानसभाओं में समर्थन के बिना अकेला ही राष्ट्रपति के पद पर अपना प्रत्याशी निर्वाचित नहीं कर सकता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने का उद्देश्य यह था कि राष्ट्र का प्रधान बहुमत मतों के बजाय स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो। इस पद्धति से छोटे छोटे राजनीतिक दलों की शक्ति को भी चुनाव में महत्व साबित हो जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव बहुमत दल की स्वेच्छाचारिता से बचाया जा सकता है। पायली जी इसको स्पष्ट करते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है, राष्ट्र में सभी दल या गुट सम्मिलित हैं और राष्ट्रपति दल व्यवस्था से ऊपर है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसका चुनाव भारी से भारी बहुमत द्वारा हो। यदि साधारण बहुमत प्रणाली इस निर्वाचन के लिए अपनाई जाती है तो इस बात का कोई आश्वासन नहीं था, किंतु वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में यह निश्चित है कि राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण बहुमत प्राप्त करने पर ही हो सकता है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष ही क्यों किया गया, इस प्रश्न का उत्तर अपने को मिल गया। और ये जो निर्वाचन की जो प्रणाली है इसका भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस जो है वो देखिए, संसद सदस्यों के अलावा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को क्यों इस पर मताधिकार दिया गया। इसको एक सुंदर तरीके से पंडित नेहरू ने स्पष्ट किया है कि ये लगे कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का राष्ट्रपति है और पूरा राष्ट्र इसके निर्वाचन में भाग ले रहा है, मतलब एक सच्ची संघीय व्यवस्था को स्थापित किया करने का प्रयास किया गया। दूसरा, सभी दलों को, मतलब सभी राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों को, तो जो छोटे छोटे दल हैं, जो भारत की राजनीतिक बहुलता है, जो राजनीतिक विविधता है, वो सबको अपना महत्व पता लगे और राष्ट्रपति एक राष्ट्र का प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुए, ना कि जैसे अकेले पार्लियामेंट को यह अधिकार दे देते कि भाई आप ही तो साहब, जैसे पार्लियामेंट लोकसभा में जिसका बहुमत है लगभग उसी का राष्ट्रपति बनता है, ये सुनिश्चित है। लेकिन अब ये कोई जरूरी नहीं है। अब राष्ट्रपति बनाने के लिए राज्यों की विधानसभाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये इसका जो चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, और दोनों लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों की, तो ये एक मतलब एक तरीके से है कि भारत की संघीय व्यवस्था को सही मायने में स्थापित करने का प्रयास भारत में किया गया है।